हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जिनको हम वर्सेटाइल कह सकते हैं, क्योंकि वो जितने अच्छे नेता हैं उतने ही बेहतरीन स्पोर्ट्स पर्सन भी हैं। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं देश के सूचना और प्रसारण मंत्री, साथ ही खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर जी। अनुराग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। अनुराग जी, जैसा मैंने पहले कहा था कि आप वर्सेटाइल हैं, तो सवाल की शुरुआत भी उसी अंदाज से करूंगा। इस देश में दो ही चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं, एक वो खेल जो मैदान में होता है और एक वो खेल जो सियासत में होता है। और आप दोनों ही पिच पे बहुत अच्छी बैटिंग करते हुए देखे गए हैं। सबसे ज़्यादा पसंदीदा खेल कौन सा है आपका? जो ईमानदारी के साथ खेला जाए। ईमानदारी खेल में भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बहुत ज़रूरी है, और जहां राजनीति की बात है वहां पर भी, क्योंकि मैं देख रहा था आपने इस कार्यक्रम का नाम भी सत्ता सम्मेलन रखा है। तो कुछ लोग सत्ता में सुख भोगने के लिए आते हैं, मेवा खाने के लिए आते हैं। हम उनमें से हैं जो सत्ता में सेवा करने के लिए आते हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए आते हैं। अब आप सत्ता की बात कर रहे हैं, तो सत्ता में खासतौर से उत्तर प्रदेश की सत्ता के लिए इस वक्त दो ही शब्द बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहे हैं, एक दागी और दूसरे बागी। और ये दोनों सीधे सीधे बीजेपी से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दागी में आप अटैक कर रहे हैं अखिलेश यादव पे, बागी आपके साथ के लोग होते चले जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात मैं बागियों की कर लेता हूँ। आखिर क्या ऐसी वजह है कि लास्ट मोमेंट पर बीजेपी से जुड़े हुए बड़े नेता, वो भी ओबीसी के नेता, अचानक छोड़कर जाने लगे? उसकी वजह क्या रही? देखिए, मैं कहूँगा अगर आप पिछले कुछ दिनों को देखेंगे, एक लंबी लिस्ट है सभी राजनीतिक दलों से बड़े बड़े नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। और भारतीय जनता पार्टी में जो पूर्व के केंद्रीय मंत्री, राज्य के मंत्री, पूर्व विधायक, सिटिंग एमएलसी विधायक बाकी दलों को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए, उसकी एक लंबी लिस्ट है। और इतनी लंबी लिस्ट है कि मैं गिनाना शुरू करूं तो शायद अगले 20 मिनट उस पर लगेंगे। क्यों आए? क्योंकि उन्होंने 5 वर्षों में देखा उत्तर प्रदेश में हमने जो संकल्प 5 वर्ष पहले लिया था उसको पूरा करके दिया है। गुंडा राज, माफिया राज मुक्त करने की बात कही थी, हमने वो करने का काम किया है। मैं उन सब विषयों पर बाद में आऊंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए हर 5 साल में स्वामी बदल जाते हैं, और जिनके लिए हर साल 5 साल में स्वामी बदल जाते हैं, उनके लिए मैं कुछ नहीं कहना चाहता। वैसे तो जैसे हम होटल में बैठे हैं, ऐसे कोई खाना खाने आए, भोजन का आनंद भी उठाए, और बाहर जाता था मुंह में सौंफ सुपारी डाल के कहे भैया खाना अच्छा नहीं लगा, बिल देने से पहले ऐसा कहे, तो खाना भी खाया, आनंद भी उठाया, लेकिन फिर बिल देते समय दर्द होता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 5 साल बाद अपना स्वामी बदलते हैं, उनके बारे में टिप्पणी नहीं करूंगा। पर एक पुरानी कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो अब तक तो आपको पारखी हो जाना चाहिए था बंगाल के बाद से। वहाँ तो 5 साल भी नहीं लगाए, 3 महीने 6 महीने में लोग जो आए थे उन्होंने छोड़ के जाना शुरू कर दिया। आपको नहीं लगता कि जब आप किसी को ऐसे पार्टी में ला रहे हैं तो ये देखना होगा कि ये कितना क्रेडिबल है, कितना आपके साथ है? निश्चित तौर पर राजनीति में जब भी आप किसी गठबंधन में जाते हैं, बहुत ध्यानपूर्वक जाते हैं और एक विश्वास को लेकर चलते हैं। हमारा विश्वास क्या था कि हम जिनको लाएंगे, हम एक एजेंडा के तहत कि उत्तर प्रदेश का विकास करेंगे, उत्तर प्रदेश को गुंडा राज, माफिया राज, भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे। और 5 वर्ष उठाकर देखिए, जो संकल्प लिया था उसको सिद्ध करने का काम किया तो उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। हम कह सकते हैं गर्व के साथ, हमने 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में महिलाओं को, व्यापारियों को सुरक्षा देने का काम किया है। और पूर्व की सरकारों में ना सुरक्षित थी नारी, ना सुरक्षित था व्यापारी, खुले घूम रहे थे माफिया और दुराचारी। अब गुंडों को टिकटें बांट दी सपा ने सारी। पर टिकटें तो आपकी तरफ भी कुछ ऐसे लोगों को मिली है जिन पे सवाल उठ रहे हैं। देखिए अंतर क्या है, मैं अपने ऊपर लेकर कहता हूं।
अब आप कहोगे मेरे ऊपर कोई क्रिमिनल मुकदमा है, लेकिन मेरे ऊपर मुकदमा क्या है जो आप कहोगे आपराधिक मुकदमा है? कांग्रेस की सरकार के समय 2G घोटाला हुआ, कॉमनवेल्थ खेल घोटाला हुआ, कोयला घोटाला हुआ। मैं युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। मैंने उस समय कांग्रेस के घोटालों के खिलाफ एक दौड़ भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया। संसद घेराव 2011 9 अगस्त को रामलीला मैदान पे किया और संसद घेराव करते 70,000 युवाओं के साथ जब गया तो लाठी भी चली, आंसू गैस भी चले, सैकड़ों कार्यकर्ताओं को घायल किया गया। वो 2011 का मुकदमा भी 10 साल बाद चल रहा है। क्यों? वो मैंने कोई अपराध नहीं किया, लेकिन कांग्रेस के अपराध के खिलाफ आवाज उठाने का मुकदमा भी है, वो अलग बात है। लेकिन जहां सपा की मैं बात करता हूं वहां आपराधिक मुकदमे कौन से हैं? किसी की जान, हत्या, बलात्कार, इस तरह की घटनाओं की मैं बात करता हूं। अंतर है दोनों में और उसको उस नजरिए से देखना चाहिए। जब लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं तो उस बीच में इसे हमें राजनीतिक फायदे और नुकसान के तौर पर भी देखना पड़ेगा। जो लोग आपसे गए और जो लोग आपके पास आए, अखिलेश यादव का कहना है कि जो लोग चले गए वो अच्छा हुआ चले गए, उनके लिए कोई खास वो ज़्यादा अहमियत नहीं रखते थे। उनका इशारा अपर्णा यादव की तरफ था। और आपके यहाँ से जो लोग गए वो बड़े कद्दावर नेता थे कि जिसमें आप स्वामी प्रसाद मौर्य थे, जिसके अलावा दारा सिंह चौहान थे, बड़े नेता थे जो कि अपनी अपनी जातियों पे बड़ी पकड़, मजबूत पकड़ रखते हैं। तो आपको लग रहा है ये नफा और नुकसान तो हुआ थोड़ा सा? देखिए, पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं, हम जाति धर्म समुदाय की राजनीति नहीं करते। हम सभी को एक समान नज़र से देखते हैं। सबका साथ सबका विश्वास, इसी मूल मंत्र को लेकर चलते हैं। और मैं सारे कार्यक्रम आपके सामने रखना चाहता हूं। आप किसी एक कार्यक्रम में इस योजना में कहिए कि हमने कभी किसी को किसी जातीय धर्म या समुदाय के रूप में देखा हो। अगर हमने उत्तर प्रदेश के 3 करोड़ किसानों को अगर 6,000 रुपया पीएम किसान सम्मान निधि से दिया तो हमने ये देख कर नहीं दिया किस जाति धर्म से, किस वर्ग से आता है, सबको दिया। अगर हमने 43 लाख पक्के मकान बनाकर दिए तो किसी की जाति धर्म नहीं देखा। अगर 2 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर दिया तो जाति धर्म नहीं देखा। अगर 3 करोड़ शौचालय बनाकर दिए और ऐसी 5 करोड़ बहनों को पीएम जनधन योजना का खाता खुलवाकर उसमें 1500 रुपए डालने का काम किया तो किसी की जाति धर्म नहीं देखा है। 15 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन एक बार नहीं 2 बार दिया तो किसी का जाति धर्म नहीं देखा। सबका साथ सबका विकास मूल मंत्र के साथ काम किया है, इसलिए हम उस दृष्टि से देखते ही नहीं हैं। और जो लोग उस दृष्टि से देखते हैं, आज जनता ने उनको उनका स्थान दिखाया है। 2014 हो, 2017 हो, 2019 हो, उत्तर प्रदेश की जनता ने दिल खोलकर भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है। और 17 में भी और 19 में भी हमने ट्रिपल सेंचुरी लगाई थी और 2022 में भी ट्रिपल सेंचुरी भारतीय जनता पार्टी ही लगाएगी। अनुराग जी, जब आप कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, आप जिस एजेंडे को लेकर के लास्ट तक चल रहे थे, प्रधानमंत्री जिस तरीके से अपनी रैलीज में डेवलपमेंट को फोकस करते हैं, वो फोकस क्या हुआ कि लास्ट में आते आते क्या अखिलेश यादव ने यूपी के चुनाव को जातियों पर लाकर के समेट दिया और यही वजह रही कि आपको कैराना की तरफ जाना पड़ा? कैराना क्या जाति का प्रतीक है? नहीं। कैराना जाने का मतलब क्या है? आप जरा अपने आप को 5 साल पहले लेकर जाइए। कैराना से पलायन करने के लिए मजबूर किसने किया था? क्या ऐसा हुआ था जिसके कारण वहां के परिवारों को पलायन करना पड़ा? सपा राज में घर जलते थे, भाजपा के समय घाट पर दिए जलते हैं, इतना ही अंतर है। और मैं कैराना पर इसलिए आपको वापस ले जाना चाहता हूं। कैराना में क्या हमने 5 वर्षों में सुनिश्चित किया कि जो उससे पहले पलायन करके गए थे वो अपने घर वापसी उनकी हो जाए। और 5 वर्षों के बाद जब मैं कहूं कि देश के गृह मंत्री भाई अमित भाई शाह जी गए तो आज छोटी बेटी से बात भी करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां जाकर किसी परिवार से बात करते हैं तो कहते हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। ये सुरक्षा का वातावरण महिलाओं को, व्यापारियों को देने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और कौन नहीं चाहता कि उसका प्रदेश सुरक्षित हो? कौन नहीं चाहता कि उसका प्रदेश आगे बढ़े?
देश और प्रदेश तभी आगे बढ़ सकते हैं अगर वो सुरक्षित हो। देश मोदी जी ने सुरक्षित किया तो उत्तर प्रदेश को योगी जी ने सुरक्षा देने का काम किया है। और मैं एक बात यहां पर बड़ी गंभीरता के साथ, पूरे गर्व के साथ भी कहना चाहता हूं, अगर हमने 5 वर्षों में एक भी दंगा नहीं होने दिया तो पिछले 5 वर्ष अगर आप 2012 से 17 के देखेंगे तो अखिलेश जी की सरकार में हर चौथे दिन दंगा होता था। उत्तर प्रदेश की जनता को तय करना है, हर चौथे दिन दंगे वाली सरकारें चाहिए या उससे पहले की बहन मायावती जी की सरकार हो जहां हर चौथे महीने कोई ना कोई घोटाला आता था। कांग्रेस हो, बसपा हो, सपा हो, जनता इनसे खफा है। उत्तर प्रदेश में यही हवा है और आप लिखकर ले लीजिए। मैं आज फिर आपके चैनल पर कहता हूं, ये जो कुछ नया नया करने की बात करते हैं ना, वो कहते हैं ये नई हवा है। सारी उत्तर प्रदेश की जनता पिछले 15 दिनों में देख चुकी है कि 5 सालों में ना बहन मायावती जी नजर आई, ना अखिलेश जी नजर आए। जब महामारी का समय था, उत्तर प्रदेश की जनता देख रही थी क्या होगा, तब उनके बीच में कोई खड़ा था तो योगी आदित्यनाथ जी और उनकी सरकार खड़ी थी। यहां के फ्रंटलाइन वर्कर्स खड़े थे, यहां के कोविड वॉरियर्स खड़े थे, यहां के कर्मचारी, यहां के अधिकारी खड़े थे। माइक्रो कंटेनमेंट जोन लगाकर उत्तर प्रदेश में कोविड को रोकने का काम किया तो योगी आदित्यनाथ जी ने किया। दुनिया के देशों के ऐसे नेताओं ने कहा काश योगी जी जैसा नेता हमारे यहां पर होता। दुनिया के नेताओं ने कहा मोदी जी जैसा नेता होता जिसने देश में एक नहीं 2-2 वैक्सीन बनाने का काम भी किया, 150 करोड़ लोगों को वैक्सीन मुफ्त में लगवाने का काम पर आप भी जब किया। योगी जी की बात करते हैं तो क्या एक चुनौती आपके सामने आती है पिछले कुछ दिनों से, खासतौर से क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ यूपी में जातिगत पॉलिटिक्स हो रही है, बड़े पैमाने पर देखने को मिल रही है। आपको लगता है कि ब्राह्मण वोटर नाराज है और वो आपके लिए एक बड़ा चैलेंज हो सकता है? मैंने पहले कहा हम न जाति, धर्म, समुदाय, हम इसकी राजनीति ही नहीं करते। और संत का क्या धर्म, क्या जाति। और जो मुख्यमंत्री बनता है वो कभी ये नहीं देखता कि मुझे इस वर्ग के लिए करना, उसके लिए करना है। जो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के पद पर रहकर सोचते होंगे मुझे एक वर्ग के लिए काम करना है, वो कभी न्याय नहीं कर सकते। हमने न्याय करने का काम किया, सभी वर्गों को, सभी जाति, सभी समुदायों को एक समान देखकर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास करने के काम किया है। और यही कारण है आज देश भी आगे बढ़ा है, उत्तर प्रदेश भी आगे बढ़ा है। और मैं आपको फिर कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश इस जाति की राजनीति से बाहर आना चाहता है। उत्तर प्रदेश ने 5 वर्षों में देखा है कि 2017 से पहले मैं कहूंगा 60 बनाम 5 लेकर देखिए। आप 60 बनाम 5 लीजिए ना। 2017 से पहले क्या था? 15 मेडिकल कॉलेज थे, हमने 59 मेडिकल कॉलेज 5 वर्षों में दिए हैं। पहले 2 एक्सप्रेसवे थे, हमने 5 नए करके दिए हैं। पहले मुश्किल से मेट्रो थी, हमने 9 नई चलाने का काम किया है। हमने 21,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों से लेकर एक्सप्रेसवे और 4 लेन हाईवे बनाने का काम किया है। और मैं कहूं, किसानों की अगर मैं बात करूं तो मैं बड़े विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, हमने प्रयास किया 5 सालों में, मोदी जी, योगी जी की सरकार ने, कि किसानों की आय दुगनी हो। जो एमएसपी था, न्यूनतम समर्थन मूल्य, उसमें गेहूं या धान की बात करें 50% उसमें वृद्धि की है। एमएसपी में खरीद दुगनी से ज्यादा की है। 96,000 करोड़ तो हमने कर्ज बैंकों से उस समय दिलाया जब कोविड का समय था। और यही नहीं, गन्ना भुगतान अखिलेश जी के समय 59,000 करोड़ रुपया बकाया था। योगी सरकार ने लगभग 1.5 लाख करोड़ का गन्ना का भुगतान करने का काम किया है। मैं बात खत्म कर, किसानों की बात करूं, किसानों के बिजली के दाम भी हमने आधे माफ कर दिए, बिजली के बिल हमने आधे माफ कर दिए हैं। और यही नहीं, किसानों के लिए जहां एक और मोदी सरकार एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 1 लाख करोड़ रुपया खर्च करके उसके खेतों के आसपास आधारभूत ढांचा बनाने का काम कर रही है, वहीं योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में
86 लाख किसानों के 36,000 करोड़ रुपए के कर्जे माफ किए हैं। 36,000 करोड़ के अखिलेश सरकार में और 1 रुपए का अनुराग जी, कर्जा माफ आप नहीं हुआ। जितने आंकड़े दे मायावती रहे जी की सरकार में 1 रुपए का कर्जा माफ नहीं हुआ। कांग्रेस की सरकार में 1 रुपए का कर्जा माफ नहीं आप हुआ। जितने आंकड़े दे रहे हैं, आपसे थोड़ी देर पहले राकेश टिकैत उसी जगह पे बैठे हुए थे, उन्होंने सिरे से सब खारिज कर दिया और कहा कि जो भी सरकार आंकड़े दे रही है ऐसी कहीं कोई स्थिति नहीं है। कोई गन्ने के भुगतान तो किया गया लेकिन कोई पैसा बढ़ा करके नहीं दिया गया। जो वादे किए गए थे सरकार की तरफ से वो भी पूरे नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से आंदोलन खत्म किया गया था। 31 तारीख को वो पूरे देश में फिर से आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। एक दिन का ही आंदोलन होगा। मैं फिर बड़ी गंभीरता के साथ देश की जनता के सामने कहना चाहता हूं, टीवी 9 के माध्यम से कहना चाहता हूं, इसलिए कह रहा हूं, जब आंदोलन भी चल रहा था 11 बार बैठक किसान नेताओं से मोदी सरकार के प्रतिनिधियों ने की। हम खुले मन के साथ तब भी चर्चा कर रहे थे, विचार कर रहे थे। और जब 3 कृषि बिल वापस लिए गए तब भी देश के प्रधानमंत्री जी ने दिल बड़ा करते हुए कहा कि शायद हम में कोई कमी रह गई कि हम किसानों को समझा नहीं पाए जिनके हितों के लिए बिल लाए थे। आप एक के बाद दूसरा निर्णय मोदी सरकार का देखिए, सब किसानों के हित में है। कौन किसान ये कह सकता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं बढ़ा? कोविड के टाइम पर जब दुनिया अपने घरों में बंद थी, मोदी सरकार खरीद करने में लगी थी और पहले से दुगनी खरीद की, किसानों को उचित दाम दिलाने का काम भी किया, डीबीटी के माध्यम से सीधा खाते में पैसा डालने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। उस समय भी एक किश्त तो 2,000 रुपए की 3 महीने पहले 4 महीने पहले मोदी सरकार ने देने का काम किया है, किसानों की मदद करने का काम किया। देश के 11 करोड़ किसान और उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ 55 लाख किसानों को हर साल 6,000 रुपए उनके खाते में डालने का काम मोदी सरकार ने किया। आज से पहले कोई सरकार नहीं कर पाई। क्या कोई कह सकता है ऐसा किया? पर आपको डर तो लग रहा है कि किसान नाराज हैं? यही वजह है कि जाटों को वो दिल्ली बुलाया जाता है, उनसे बात की जाती है। अगर आप 14 का चुनाव देखेंगे, 17 का चुनाव देखेंगे, 19 का चुनाव देखेंगे, अमित भाई जब 14 में प्रभारी थे तब भी सभी वर्गों से बात करते थे। 17-19 में भी किसान भाइयों से बात की, इस बार भी बात की है। किसान भाइयों ने पहले भी हमें वोट दिया था, इस बार भी वोट देंगे। जब जब किसानों के क्षेत्र में, जाट भाइयों के क्षेत्र में भी खाता खुला, आप सदा देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी को भरपूर समर्थन मिला है, इस बार भी मिलेगा। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं, जाट नेतृत्व को भी हमने बढ़ाने का काम किया। इतने सांसद बने, इतने मंत्री बने, सब किया है। और हम कोई इस तरह से नहीं देखते कि इसको नेता बनाना, उसको, जिसमें क्षमता उसको आगे बढ़ाते हैं। अनुराग जी, किसान से अब युवाओं पे आ जाते हैं, क्योंकि आप खेल और युवा मामलों के मंत्री भी हैं। प्रियंका गांधी ने अभी एक वीडियो ट्वीट किया था और उसमें इलाहाबाद में दिखाया था कि कैसे छात्रों की पिटाई की जा रही है। रोजगार एक बड़ा इशू है, इसको सब मानते हैं। उसके कारण कुछ भी हो सकते हैं, कोविड या बाकी चीजें भी। और इस बार यूपी के चुनाव में नया वोटर बहुत ज्यादा आ रहा है, जो 18 से 22 साल की उम्र का है। कैसे उस चुनौती को आप लोग देखेंगे? देखिए, मैं तो चुनौती नहीं, मैं तो खुशी व्यक्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश में युवाओं की इतनी बड़ी तादाद है और युवा राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ी ताकत है हमारी। अगर भारत की आज सबसे बड़ी ताकत है तो भारत का युवा है। और यही सी भारत के युवा ने 2014 में मोदी जी को 272 सीटें, 2019 में मोदी जी को 303 सीटें, 2017 में योगी जी को 300 प्लस सीटें, 325 सीटें, और 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी को 300 प्लस सीटें जिताने वाला हैं। और मैं क्यों कहता हूं, उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले जब अखिलेश जी सरकार छोड़कर गए थे, आप लोग कहते थे एक युवा मुख्यमंत्री है। 18.5% बेरोजगारी दर थी। आज कम होकर 5 वर्षों में 4.5% बेरोजगारी दर रह गई है। कारण क्या है? मूल कारण 4.5 लाख के लगभग सीधी तौर पर सरकारी नौकरियां थी, 3 लाख से ज्यादा और उस तरह से दी गई। और इसके अलावा करोड़ों रोजगार स्वरोजगार के अवसर हमने उत्तर प्रदेश में पैदा किए। 36 लाख से ज्यादा एमएसएमई यूनिट्स यहाँ पर नए उत्पन्न हुए, यहाँ पर शुरू हुए। क्यों हुए? क्योंकि 2017 से पहले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश 14वें नंबर पर था, क्योंकि यहाँ पर दंगई माफिया अपराधियों को शरण मिलती थी। यहाँ पर व्यापार करने वाले यहाँ से बाहर चले जाते थे, डर और भय के वातावरण में होते थे। योगी जी की सरकार आई, दंगई अपराधी और माफियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में वो कदम उठाए गए जो पहले कभी नहीं उठाए गए। 14वें नंबर से उत्तर प्रदेश
दूसरे नंबर पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आ गया और उत्तर प्रदेश अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य अर्थव्यवस्था की दृष्टि से बना है। आप जब दंगाई और माफिया शब्द इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, तो विपक्ष कहता है कि फिर उन दंगाई और माफियाओं के नाम हमेशा नाहिद, मुख्तार या फिर आजम या फिर जाकर के आपके ओवैसी कहते हैं कि आखिर क्या वजह है कि जो एनकाउंटर्स होते हैं उसमें ज्यादातर अल्पसंख्यक लोग होते हैं। ये क्यों आरोप लगते हैं फिर आपके ऊपर? मैं दूसरा सवाल इस तरह से करता हूं, आतंकवादी जब गोली चलाते हैं तो क्या देखकर चलाते हैं कि कौन किस जाति धर्म का खड़ा है? और जब पुलिस आतंकवादी की ओर देखती है तो गुनाह करने वाले की ओर देखती है, अपराधी की ओर, अपराध करने वाले की दृष्टि से देखती है। वो ये देखने नहीं जाते इसका नाम क्या है, इसकी जाति क्या है, इसका धर्म क्या है, वो उसके अपराध को देखते हैं। और कानून ऐसे ही चलता है। और अपराध करने वालों का कोई भी नाम हो, बड़ी बात यह है उन अपराधियों को, उन दुराचारियों को, उन दंगाइयों को, उन माफिया का संरक्षण देने वालों को संरक्षण भी सपा की सरकार में मिलता था, अब टिकटें भी सपा में ही मिल रही है। इसीलिए कांग्रेस हो, बसपा हो, सपा हो, जनता इनसे खफा है, खफा है, खफा है। और मैं फिर कहता हूं, ये जो कहते हैं नई हवा है, ये वही हवा है, ये वही सपा है जिनसे जनता खफा है। और 10 मार्च को अखिलेश जी कहेंगे, बहन मायावती जी कहेंगी, ईवीएम बहुत बेवफा है, ईवीएम बहुत बेवफा है। आप जो शब्दों को शब्दों से मिला रहे हैं, तो यूपी में आजकल एक बहुत ज़्यादा लोगों की ज़ुबान पे चढ़ा हुआ है कि यूपी में काबा। तो अनुराग ठाकुर की ज़ुबान से हम समझना चाह रहे हैं कि ये यूपी में काबा। यूपी में ईबा, 59 मेडिकल कॉलेज यूपी में, 4 नए एक्सप्रेसवे यूपी में, 9 नई मेट्रो यूपी में। और यही नहीं, 2 करोड़ बहनों को गैस का सिलेंडर यूपी में, 15 करोड़ परिवारों को मुफ्त राशन 2 बार यूपी में। यही नहीं, 1.5 लाख करोड़ रुपया गन्ने का भुगतान यूपी में, 36,000 करोड़ का किसानों का कर्जा माफ यूपी में, और किसानों के बिजली का बिल आधा माफ यूपी में, किसानों को दुगना भुगतान यूपी में। और यही नहीं, 6,000 रुपये प्रति साल यूपी के किसानों में, और युवाओं को रोजगार यूपी में, 4 लाख को सरकारी, 3 लाख को कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर करोड़ों को रोजगार स्वरोजगार के अवसर देने का काम किया। 21,000 किलोमीटर की सड़कें यूपी में। पर आप सड़कें बना रहे हैं, अखिलेश यादव कहते हैं वो तो उनकी सड़कें हैं जिन पर आप जाकर के उद्घाटन कर देते हैं। देखिए, कुछ लोग अभी भी सपने ले रहे हैं। वो 5 साल पहले उनको अवसर मिला था, वो कुछ कर नहीं पाए। उत्तर प्रदेश की जनता ने बाहर दिखाने का रास्ता किया। 5 साल में उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी कितनी बार दिखे? आपदा के समय कहाँ दिखे? उस आपदा के समय जब हर कोई अपना जीवन बचाने के लिए लड़ रहा था, योगी जी सड़कों पर चलकर लोगों की जान बचा रहे थे। पर अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश से गायब थे, अनुराग जी, और लेकिन जनता को गुमराह कर रहे थे कि ये भाजपा की वैक्सीन है, इसको मत लगाना। आज देश की जनता कहती है ये मोदी जी की 2 वैक्सीन है जिन्होंने देश की जनता की जान को बचाने का काम किया है। अगर अखिलेश यादव उस वक्त कुछ नहीं कर रहे थे तो आज अखिलेश यादव के साथ इतनी भीड़ कैसे दिखाई दे रही है? कहां? आप भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्राओं को देखिए, हजार लोग एक यात्रा में, एक रोड शो में दिखते हैं। और इससे पता चलता है उत्तर प्रदेश की जनता निरंतरता चाहती है, कॉन्टिन्यूटी चाहती है। क्यों? उन्होंने देखा 2014 में मोदी जी को लाए तो 5 सालों में मोदी जी ने देश की जनता को रसोई गैस का सिलेंडर भी दिया, हर गांव तक बिजली पहुंचाने का काम किया, सड़कों का निर्माण किया, अस्पताल बनाने का काम किया। उत्तर प्रदेश की जनता को पता है ये सपा थी, बसपा थी, कांग्रेस थी, एक भी एम्स नहीं बना पाई थी। योगी सरकार आई, मोदी सरकार आई, एक नहीं 2 एम्स बनाने का काम किया। 59 मेडिकल कॉलेज, अब हर जिले में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनाने का काम योगी जी और मोदी जी की सरकार कर रही है मेरे भाई। और मैं एक और कहना चाहता हूं, ये रुकने वाला नहीं है।
क्योंकि जनता को पता है कि अपना विकास, अपना रक्षा सुरक्षा जनता के ही हाथ में है। वो इस पे ब्रेक नहीं लगाना चाहेगी। जनता कॉन्टिन्यूटी चाहती है, निरंतरता चाहती है, उसको लगातार चलते रखना चाहती तो है। ये और ये निरंतरता- डबल इंजन की सरकार है जो उत्तर प्रदेश के विकास में कारगर सिद्ध हो रही है। तो 10 मार्च के बाद अगर आपकी सरकार बनती है तो वो योगी सरकार होगी या बीजेपी सरकार होगी? क्या 2017 से पहले भारतीय जनता पार्टी ने कोई उम्मीदवार घोषित किया था? अब तो चेहरा है आपके आज तो पास। योगी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं। तो ये योगी मानेंगे जी हमारे सिटिंग मुख्यमंत्री हैं, जिनके नेतृत्व में हमने उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाया। एक टीम के रूप में केशव प्रसाद मौर्य जी, दिनेश शर्मा जी ने उप मुख्यमंत्री रहते उनके साथ काम किया, और ये टीम भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में वो करके दिखाया जो 60 बनाम 5 अगर आप करके देखेंगे, यही ताकत भारतीय जनता पार्टी की है कि हमने जमीन पर करके दिखाया है और आगे भी करके दिखाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की टीम जनता के लिए काम करती रही है, करती रहेगी, सत्ता में आके सेवा करती रहेगी। 10 मार्च के बाद अगर आपकी सरकार बनी तो मुख्यमंत्री योगी होंगे? ये ना मैं तय करता हूं ना आप तय करते हैं, ये उत्तर प्रदेश की जनता तय करती है और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है। और योगी जी जैसा ईमानदार व्यक्ति जो 5 वर्षों के बाद कोई 1 रुपए का दाग उनके ऊपर नहीं लगा सकता, और 7 साल के बाद मोदी जी के ऊपर भी कोई 1 रुपए का दाग नहीं लगा सकता। ये दोनों का बेदाग जीवन और सेवा समर्पण भाव, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पास इतनी बड़ी ताकत है कि हम जनता के पास सिर उठाकर जा सकते हैं कि एक बार फिर कमल खिला दो, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दो। अनुराग जी, आपने आईटी का नया नाम दिया, इनकम फॉर टेरर। वो डेफिनेशन मैं आपसे नहीं पूछूंगा, मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि चुनाव से पहले ये अचानक छापे क्यों पड़ने शुरू हो जाते हैं? देखिए, आप आईटी की बात करते हैं, उसमें इनकम टैक्स भी बन सकता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी बन सकता है, लेकिन अखिलेश यादव जी के लिए आईटी क्या है? इंसल्ट एंड टेरर, बेइज्जत करने का काम करते हैं। और टेरर तो आप जानते हो क्या होता है। नहीं, लेकिन साबित कहाँ हो पाया? जिन पे छापे पड़े उनके कनेक्शन ही नहीं जुड़ पाए। मैं आपको स्पष्ट करता हूं, परफ्यूम कौन लाया, इत्र कौन लाया, इत्र वाले के बारे में बात किसने की, दर्द किसको हुआ, उसके साथ फोटो किसकी बाहर आई? इत्र वाले के साथ केवल अखिलेश जी का ही फोटो आया और दर्द भी उनको ही हुआ। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अगर किसी और का पैसा होता तो कहां जाता? दीवारें किसने मुख्यमंत्री का कार्यकाल खत्म करने के बाद तोड़वाई थी और किसके घर में दीवारें तोड़ने के बाद पैसा मिला? ये दोनों भी कहीं ना कहीं लिंक जोड़ते हैं, सीधे तौर पर दिखता है। और जो टोंटी चुराते हैं वो रोटी कहां से देंगे मेरे भाई? टोंटी चुराने वाले रोटी नहीं दे सकते। बीजेपी की लड़ाई इस बार किससे है? देखिए, बहन मायावती जी कई सालों तक यहां पर मुख्यमंत्री रही, अखिलेश जी 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे। कांग्रेस ने देश में बहुत लंबे समय तक राज किया, हर किसी का अपना वोट बैंक है। लेकिन अगर आप इनके पीछे देखेंगे, इनके चेहरे क्या दिखते हैं? गुंडा राज, भ्रष्टाचार का दूसरा तरफ देखा जाए तो बसपा सपा ही सामने दिखती हैं आपको। चिपकता है, पूरी तरह से चिपकता है। और हमने यही कहा था हम इससे सफाई करेंगे, हमने इसकी सफाई करने का काम किया है। 5 वर्षों में भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया, गुंडा राज से उत्तर प्रदेश को मुक्त करने का काम किया। और मैं उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ अपने भाई और बहनों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, यह सफाई अभियान जारी रहेगा। ये गुंडा राज, माफिया राज, दंगइयों से आपको मुक्ति दिलाने का काम जारी रहेगा। महिलाओं को सुरक्षा मिलती रहेगी, युवाओं को रोजगार मिलता रहेगा, किसानों का मान सम्मान बढ़ता रहेगा। अवैध कब्जों पर बुलडोजर योगी का चलता रहेगा और अवैध कारोबार पर बुलडोजर का बार चलता रहेगा। और जो अवैध कब्जे किए थे उसको छुड़वाकर इन माफियों की जमीनों पर
गरीबों को पक्के मकान बनाकर हम देने का सपना पूरा करते पर हैं। आपने सीधा जवाब नहीं दिया। सीधी टक्कर किससे है? अखिलेश यादव से है, कांग्रेस से है, मायावती से है, देखिए, ओवैसी से? बहन मायावती जी कई बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही। क्या बहन मायावती जी को नकार सकते हो कि बड़ी ताकत नहीं? कांग्रेस पार्टी कई वर्षों तक सत्ता में रही, क्या आप नकार सकते हो? वो नहीं। वो बात अलग है, कांग्रेस की टिकट लेकर आज आजकल लोग कुछ दिनों बाद वापस कर जाते हैं। और ऐसे कांग्रेस तो के लोग नेता, आईपीएल की ऐसे तो लोग कभी आईपीएल की टिकट वापस नहीं करते जैसे कांग्रेस की टिकट वापस कर जाते हैं। कांग्रेस की स्टार प्रचारक लिस्ट में जो लोग होते हैं उनको आप अपने साथ ले आते हैं। देखिए, प्रियंका जी कांग्रेस छोड़ गई तो इसमें मेरा क्या कसूर है? लेकिन उससे एक बात तो सिद्ध होती है कि किसी की बहू हो या बेटी हो, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है तो भाजपा के परिवार में या भाजपा के शासनकाल में। मैं आरपीएन सिंह की बात कर रहा हूँ। मैं आपसे किसकी बात करते हैं? आरपीएन सिंह की बात कर रहा हूँ। देखिए, आप जितिन प्रसाद जी की बात करें, आरपीएन सिंह जी की बात करें, अपर्णा यादव जी की बात करें, प्रियंका मौर्य जी की बात करें, अदिति सिंह जी की बात करें, यह एक लंबी लिस्ट ऐसे 50 एमएलए एमएलसी और पूर्व मंत्रियों की बात करें जो भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किए, हर किसी ने कहा हम उस विचारधारा को, उस व्यक्ति को, उस नेतृत्व को, नरेंद्र मोदी जी को और उनके नीचे प्रदेश में योगी जी और भारतीय जनता पार्टी को, इनको सलाम करते हैं कि 5 वर्षों में भ्रष्टाचार मुक्त शासन कैसे दिया जा सकता है, राष्ट्र को सुरक्षा कैसे दी जा सकती है, कोविड महामारी के समय भी एक नहीं 2 वैक्सीन बनाकर 150 करोड़ लोगों को मुफ्त में लगाने का काम भी कैसे किया जा सकता है। ये दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया, ये मोदी जी ने करके दिखाया है। और 80 करोड़ लोगों को 2 साल तक मुफ्त में राशन देने का काम भी मोदी जी ने जिस दिन किया। आरपीएन सिंह ने ज्वाइन किया उस दिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं तस्वीरें देख रहा था। ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, आप थे, आरपीएन सिंह थे और साथ में आपके मीडिया के जो लोग थे वो थे जो मीडिया डिपार्टमेंट देखते हैं। सबसे ज़्यादा मुस्कुराते हुए आप ही नजर आ रहे थे उसमें। मेरे पुराने मित्र हैं, लोकसभा के साथी थे। दल दूसरा था, हम सदा कहते थे कि कुछ अच्छे लोग जो देश के विकास में सहयोगी हो सकते हैं, जिनके आने से हमारी पार्टी को भी और समाज को भी फायदा मिलेगा। थोड़ी देर लगी लेकिन सही जगह आए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। उसके बाद मीम बनने भी शुरू हो गए। कई ऐसे मीम बने जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया दिख रहे हैं, आप दिख रहे हैं, आरपीएन दिख रहे हैं और साथ में सचिन पायलट भी खड़े दिख रहे हैं। अब आप शुरू करेंगे तो आप कहेंगे ज्योतिरादित्य जी आए, जितिन आए, आरपीएन आए, कई और आए। एक लंबी लिस्ट है, मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहूंगा। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि आ क्यों रहे। अनुराग ठाकुर लाने की कोशिश कर। नहीं, अनुराग ठाकुर बात नहीं है। ये नरेंद्र मोदी जी का कुशल नेतृत्व है, ईमानदार नेतृत्व है, देश के प्रति समर्पण भाव है और 7 वर्षों में उन्होंने जो करके दिखाया वो 60 सालों के साथ जब उसकी तुलना करते हैं तो लोगों को लगता है देश हित में आना है, समाज हित में आना है, राष्ट्र हित में आना है तो हमें नरेंद्र मोदी जी के साथ ही आना तो है। क्या कांग्रेस के कुछ और बड़े नेता आ रहे हैं बीजेपी में? देखिए, उसकी चर्चा कभी ऐसे प्लेटफॉर्म पर नहीं होती। आपसे आने का सिलसिला जारी है, ये जारी रहेगा, चाहे एक दल से हो दूसरे दल से हो, लेकिन आते हैं तो आप बड़ा बदलाव भी देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देखेंगे, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को देखेंगे, गृह मंत्री जी को देखेंगे, एक आम कार्यकर्ता के रूप में काम किया और शीर्ष नेतृत्व जाकर पहुंचने का काम किया है। यही भारतीय जनता पार्टी की ताकत है कि अपनी विचारधारा, कार्यकर्ताओं के समर्पण भाव और नैतिकता के साथ जो काम करते हैं, इसी के कारण भारतीय जनता पार्टी इतने कम समय में आज यहां तक पहुंच पाई। आपसे पहले यहाँ पे ओपी राजभर थे और बहुत दावे के साथ वो ये बात कह के गए हैं कि उनके संपर्क में बीजेपी के और भी कई नेता हैं और जल्दी वो भी ज्वाइन करेंगे। ये मैं बात सुनते सुनते मुझे 3-4 हफ्ते हो गए। अब तो वो 2-3 लोग चले भी गए इस बीच में। मैं कह रहा हूँ, सुनते सुनते मुझे 3-4 हफ्ते हो गए। आप एक लकीर खींच लीजिए, कितने इतने कितने उधर आए, आपको स्पष्ट तौर पे पता चल जाएगा। और आने जाने की मैं बात ही नहीं करता। मैंने तो कहा कई ऐसे लोग हैं जिनके लिए स्वामी हर 5 साल बाद बदल जाते हैं, उनके लिए नया स्वामी पैदा हो जाता है और नए स्वामी ढूंढने वालों के पीछे मैं नहीं जा रहा।
अनुराग जी, बीजेपी का मैनिफेस्टो इस बार अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन क्या इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं इस बार आपके मैनिफेस्टो के? अगर मैं अभी सब बता दूंगा तो मैनिफेस्टो घोषणा वाले दिन क्या करूंगा? अब लोगों ने देखिए अखिलेश यादव ने मैनिफेस्टो नहीं घोषित किया, लेकिन उसके बावजूद वो एक एक करके पॉइंट बताते चल रहे हैं। उनको पता है कि उनकी हवा वैसे ही निकलने वाली है। देखिए अखिलेश जी कहते क्या है, 300 यूनिट बिजली मुफ्त दूंगा। अरे भाई, जब आपकी सरकार थी, आप 300 घंटे बिजली तो एक महीने में दे नहीं पाते, तो 300 यूनिट मुफ्त कहां से दोगे? उनके समय बिजली की तारें कपड़े सुखाने के काम आती थी, बिजली का करंट नहीं आता था। आज गांव में भी 18 से 20 घंटे बिजली आती, शहरों में 24 घंटे बिजली आती है। ये 5 साल में हमने बदलने का काम किया है, और किसानों के बिजली के बिल आधे माफ करने का काम भी हमने किया है। हर गांव में बिजली पहुंचाई, हर घर को बिजली पहुंचाई। 1,40,00,000 लोगों को मुफ्त में बिजली का कनेक्शन देकर 4-4 एलईडी के बल्ब देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। तो कुछ तो पॉइंट्स बता दीजिए कि आप क्या रखने वाले हैं। नहीं, आप बताइए उन्होंने क्या क्या काम है, उसके उत्तर देता हूं सारे। आप बताइए। वो तो अपना मैंने बता उनका रहे हैं। सुना नहीं वो क्या क्या के गए हैं, अगर आप कहेंगे। वो तो बता रहे हैं, लेकिन आप क्या सोच रहे हैं अपने घोषणा पत्र में? कुछ चीजें तो आपने भी सोची होंगी। नहीं, मैंने इसलिए कहा, हम जो पिछला संकल्प पत्र भी लेकर आए थे, हमने 2017 में सबसे बड़ी बात क्या कही थी? हमने कहा था गुंडाराज भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश करेंगे। आज 5 वर्षों के बाद हम सीना ठोक कर कह सकते हैं गुंडाराज भ्रष्टाचार मुक्त करने की दिशा में काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और हम केवल घोषणा नहीं करते, संकल्प पत्र नहीं लाते, संकल्प से सिद्धि की ओर भी जाते हैं, और सच करने का काम भी हम करके दिखाते हैं। शुक्रिया अनुराग जी। ये सिद्धि कितनी सफल होगी ये 10 मार्च नहीं, को आपने पता बताया नहीं अखिलेश जी, और क्या क्या झूठे वायदे करके गए? चलेगा। अखिलेश जी तो रोज कुछ क्या ना वो कुछ कहकर गए कि वो अपराध क्या क्या करेंगे? देखिए उन्होंने अपने क्योंकि जिस तरह की टिकटें उन्होंने बांटी है, जिस तरह की टिकटें उन्होंने बांटी है, उससे तो लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं छोड़ा जो अपराधी और दुराचारी हो और उसका नाम उनकी लिस्ट में ना आया हो। कई बार तो मुझे लगता है थानों में जाकर देखना पड़ेगा कि किसके खिलाफ कितने कितने मुकदमे दर्ज हैं। सपा की लिस्ट बाहर आती है, ऐसा लगता है चार्जशीट बाहर आ गई है कहीं की। ये सपा के कैंडिडेट की लिस्ट नहीं, ये चार्जशीट लगती थी, जैसे चार्जशीट में नाम आते लोगों की किस किस के नाम है, वैसा लगता था। क्या उत्तर प्रदेश ऐसे लोगों को स्वीकार कर पाएगा? पर यहाँ अपराध मुक्त होता उत्तर प्रदेश, क्या बहन बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का किसी को वापस मौका दे पाएगा? अनुराग जी एक छोटा सा आंकड़ा मैं आपको दे देता क्या हूँ। आईटी का उद्योग उजाड़ने वाले लोगों को इनकम फ्रॉम टेरर करने का दोबारा मौका दे पाएगा? हम हिसाब देंगे उत्तर प्रदेश की जनता को, हमने जो वायदे किए थे हमने पूरे किए हैं। एक छोटा सा आंकड़ा देना चाहूंगा, आपने जब इस बारे में जिक्र छेड़ ही दिया है। 2017 के विधानसभा में बीजेपी के 112 विधायक ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मामले हैं और 83 ऐसे जिन पर गंभीर मामले हैं। मैं फिर कहता हूं, आप तुलना करके देखिए। आपने कहा नाहिद हसन, यूनुस खान, मुख्तार अंसारी, जी अतीक अहमद, कौन है ये लोग? आप कह दीजिए बिल्कुल बड़े साफ पाक साफ है, बोल दीजिए। क्या उत्तर प्रदेश की जनता को मुझे बताने की जरूरत पड़ेगी कौन है ये लोग, क्या अपराध है इनके? और यही नहीं, आज रोज के रोज ऐसे वीडियो क्लिप वायरल हो रहे हैं। अभी तो सत्ता तो दूर की बात है, सपा के लिए अभी कैंडिडेट अनाउंस कर रहे हैं, और ऐसी ऐसी बोलबानी सोशल मीडिया पर सुनने को मिलती है कि हम आएंगे तो देख लेंगे। धमकियां दी जाती है, क्या क्या करने की बात कही जाती है। जी। अभी तो जो सत्ता से 100 कदम दूर है वो ये बात करते हैं, ईश्वर ना करे कहीं उस दिशा में हुआ तो ना जाने उत्तर प्रदेश में क्या हो। चलिए, उत्तर प्रदेश में क्या होगा ये 10 तारीख को ही पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी आपका हमसे बहुत बात बहुत करने के लिए। सत्ता सम्मेलन में अभी एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द वापस आ रहे हैं।